गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में आपके बीए थर्ड ईयर में आपका सेकंड पेपर शुरू किया था और उसमें आपका सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था कि बीए पार्ट थर्ड ईयर में आपका सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमने पिछली कक्षा में सिलेबस के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था और एक टॉपिक शुरू किया था, विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां। तो देखिए उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां। देखिए विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां हमने पिछली कक्षा में टॉपिक शुरू किया था और इसमें बताया था आपको कि विश्व युद्ध के बाद में किस प्रकार से जो है उपनिवेशवाद का अंत हुआ और उपनिवेशवाद के अंत के साथ ही नए नए राष्ट्रीय राज्यों का जन्म हुआ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिनको हम तृतीय विश्व के देश कहते हैं। तो इन देशों का उदय हुआ और इन देशों के उदय के साथ ही हम देखते हैं किस प्रकार से जो है राष्ट्रीय राज्यों के सामने जो समस्याएं आने लगी और उनके निदान के लिए वो जो है उसमें पूरी तरह से जुट गए। तो हमने देखा था कि फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था इसमें विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां, पहला पॉइंट कि यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हो गया था। पहली प्रवृत्ति जो उभर कर आई कि यूरोपीय प्रभुत्व का अंत, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन और इटली, जर्मनी, इन सब देशों के हाथ में जो है पूरे विश्व की धुरी थी और इन देशों के पास में किस प्रकार जो है दूसरे महायुद्ध के समय में जो है आर्थिक संकट जो है इन देशों के सामने आया और किस प्रकार इन देशों की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगी। और उससे हम देखते हैं कि यूरोपियन जो देश है उन यूरोपियन देशों के प्रभुत्व में कमी आने लगी और अब विश्व जो है दो महाशक्ति, दो खेमे में बढ़ गया। पहले खेमे का जो प्रभुत्व जिसने संभाला या पहले खेमे की बागडोर जिसने संभाली वो अमेरिका, पूंजीवादी वाला देश, और दूसरा है सोवियत संघ जिसने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार किया। तो इस प्रकार जहां पर हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद में विश्व द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जो है विभक्त हो गया, जिसका नेतृत्व अमेरिका और सोवियत संघ ने किया। तो अगला हम देखते हैं, अगला इसका पॉइंट है परमाणु युग का सूत्रपात। तो देखिए परमाणु युग का सूत्रपात अमेरिका ने 1945 में जापान पर अणु बम डाला। अणु बम डाल, जापान की हिरोशिमा पर बम डाला और किस प्रकार हम देखते हैं कि जापान का पूरी तरह से विध्वंस हो गया और आने वाली जो है नस्लें वो भी हम देखते हैं किस प्रकार से जो है इस परमाणु
बम के डालने से वो प्रभावित हुई। तो परमाणु बम डालने से जापान में नरसंहार हुआ और किस प्रकार जन धन की क्षति हुई वो सब आपको पता है कि परमाणु बम की अब क्या है, होड़ होने लगी। तो देखिए अब जो है इसके साथ ही परमाणु युग का जो है सूत्रपात हुआ और अब लोगों को परमाणु शक्ति का जो भय है वो भय उन्हें पूरी तरह से उनके मन में व्याप्त होने लगा और अब इसके साथ ही इस घटना के साथ ही जो है परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। तो देखिए इस घटना के साथ ही परमाणु युग का सूत्रपात हुआ। अब देशों में परमाणु बम बनाने की होड़ सी मच गई। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका ने 1945 में जापान पर बम डाला और इससे जो नरसंहार हुआ उसका पूरा विश्व हिल गया और पूरा विश्व अब अपने आप को जो है परमाणु संपन्न करने के लिए सभी लोग इसमें जुट गए, इस दौड़ में जुट गए ताकि लोग जो है इस समस्या से किस प्रकार जो है जूझ सकें और अपने आप को परमाणु शक्ति से संपन्न कर सकें। क्योंकि हमने देखा कि इस नरसंहार के बाद में जापान का क्या हाल हुआ और ये भी हमें पता है कि इस घटना से पूरा विश्व जो है अणु बम परमाणु बम बनाने की होड़ में लग गया कि अब सब लोग जो है सभी देश इस होड़ में लग गए कि हमें परमाणु शक्ति से संपन्न होना है। क्योंकि जापान के नरसंहार से सभी लोग भयभीत हो गए थे और उन्हें लगने लगा कि अब इससे हम किस प्रकार जो है अपना बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए सभी देश जो है परमाणु शक्ति से संपन्न होने के प्रयास में लग गए। अगला है इसका पॉइंट कि एशिया एवं अफ्रीका का जागरण तथा संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि। तो देखिए अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा और अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा
तथा अब नए राज्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। तो देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद में एशिया अफ्रीका में जो है जागरण शुरू हुआ और हम देखते हैं कि एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देश जो है अस्तित्व में आए और इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के बाद में नए राज्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। तो देखिए, इस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद में तो देखिए द्वितीय महायुद्ध के बाद में एशिया अफ्रीका व लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में स्वतंत्रता के सूर्य का उदय हुआ। तो देखिए, एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश दूसरे महायुद्ध के बाद में अस्तित्व में आए और इनमें जो ये उपनिवेशवाद इन देशों में मौजूद था और अब उपनिवेशवाद का समाप्त हुआ दूसरे महायुद्ध के अंत के साथ ही और अब एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका में नवजागरण की शुरुआत हुई और इस प्रकार से वहां पर जो है राष्ट्र है वो स्वतंत्र होने लगे। इसलिए हम कहते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद में एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के देशों में स्वतंत्रता के सूर्य का उदय हुआ। अगला पॉइंट है साम्यवाद का विस्तार। तो देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद में अगला पॉइंट है साम्यवाद का विस्तार। दूसरे महायुद्ध के बाद इटली, जर्मनी जैसे मित्र राष्ट्र जो कि साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, वे अब इसका विस्तार रोकने में असफल रहे। इटली, जर्मनी जैसे
देश जो कि साम्राज्य के कट्टर शत्रु थे, अब वे इसका विस्तार रोकने में असफल रहे। असफल रहे। और हम देखते हैं कि साम्राज्य जो है पूर्वी यूरोप और एशिया में पूर्वी पूर्वी यूरोप व एशिया में फैलने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे महायुद्ध के बाद में इटली, जर्मनी जो कि दूसरे महायुद्ध में हार चुके थे और जो मित्र राष्ट्र थे वो भी इतने सक्षम नहीं थे कि वो इसका प्रचार और प्रसार रोक सके। तो हम देखते हैं कि चीन में चांगकाई शेक के विरुद्ध संघर्ष की गति बढ़ाई और उसे पराजित कर चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो हम देखते हैं किस प्रकार जो है अब ये साम्यवादी जो विचारधारा है पूरे विश्व में ये फैलने लगी। तो अब इसको रोकने के लिए जो प्रयास जो शक्तिशाली देश कर रहे थे वो असफल रहे और ये विचारधारा पूर्वी यूरोप में, एशिया में जो है बिल्कुल जिस जंगल में आग फैलती है उसी प्रकार से ये विचारधारा फैलने लगी। अगला पॉइंट है सैनिक गुटबंदी। अगला है सैनिक गुटबंदी। तो देखिए साम्यवाद के प्रचार व प्रसार ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया। चिंता में डाल दिया। अब वे जो है पश्चिमी राष्ट्र सोवियत रूस व तो देखिए पश्चिमी राष्ट्र सोवियत रूस व साम्यवाद के विरुद्ध सैनिक गुटों का निर्माण करने लगे। तो देखिए जैसे कि हम देखते हैं कि 1949 में नाटो करने लगे, जैसे 1949 में नाटो, 1954 में, 1954 में
सीटो वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट, सेंटो आदि सैनिक संधियां की जाने लगी। सैनिक संधियां की जाने लगी। तो देखिए, इस प्रकार ये देश साम्यवाद के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के लिए सैनिक संगठनों के निर्माण में जुट गए। तो देखिए, हम देखते हैं कि पश्चिमी देश, इन देशों में, पश्चिमी राष्ट्रों में पूंजीवादी व्यवस्था थी, जबकि जो सोवियत संघ है उसमें साम्यवादी विचारधारा वहां अपनाई गई। और हम देखते हैं कि किस प्रकार दूसरे महायुद्ध के बाद में पश्चिमी देश जो इतने शक्तिशाली थे वो भी साम्यवाद के विस्तार को फैलने में असफल रहे। और किस प्रकार हम देखते हैं कि साम्यवाद जो है पूर्वी यूरोप और एशिया के देशों में किस प्रकार से फैलने लगा। तो पूंजीवादी व्यवस्था, इसके विरुद्ध बिल्कुल विपरीत साम्यवादी विचारधारा है। तो ये दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधारा है। तो पश्चिमी देशों में पूंजीवादी विचारधारा जो है व्याप्त थी, और इस प्रकार ये देश इस विचारधारा को फैलने के लिए जो है पूरी तरह से इसको फैलने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि पश्चिमी देशों में हमें पूंजीवादी विचारधारा देखने को मिलती है, और यदि ये विचारधारा पूरे पश्चिमी देशों में फैल जाती तो पूंजीवाद का क्या हो जाता, अंत हो जाता। तो जबकि हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में, पश्चिमी राष्ट्रों में हमें विचारधारा देखने को मिलती है पूंजीवादी, लेकिन ये जो देश थे ये सब एकजुट हो गए और इन लोगों ने साम्यवाद के प्रचार और प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक रूप से ये लोग सैनिक संधियां करने लगे, जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये संधियां, सैनिक संधियां होने लगी। तो देखिए, इस प्रकार से पूरे विश्व में साम्यवाद को रोकने के लिए जो है बिल्कुल युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने लगे। अब हम इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है